इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15 और 16 इन पांचों प्रश्नों को जितना हो सके उतना सरल तरीके से हल करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आप भी मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आप भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उन्नयन कोड क्या होता है, अवनमन कोड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो 12वें प्रश्न में कहा जा रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे ही चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। नीचे हम लोग इस तरह से सीधी रेखा में भूमि बना लेते हैं और इसके सामने यहाँ पे एक केबल टावर है। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कुछ इस तरीके से। चूँकि टावर जो होता है वो घर से बड़ा होता है तो यहाँ पे हमने इसको बड़ा बनाया है। इसके बाद से इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो भवन का शिखर है, इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ये हो गया। फिर एक सीधी रेखा खींच देते हैं। अब इन दोनों के बीच ये कोण हो जाएगा उन्नयन कोण और दिया कितना गया है, 60 अंश दिया गया है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, यानी कि ये जो केबल टावर है इसके पाद का यानी सबसे निचले हिस्से का अवनमन कोण इसके शिखर से अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। तो इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो सीधी रेखा ये भी तो मिला हुआ है तो ये हो जाएगा 45 अंश। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये जो है रेखा काटती है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। आई होप आपको पहले से ही पता होगा कि एकांतर कोण क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा इस तरह से काटती है तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो एकांतर कोण कहलाते हैं। ये और ये बराबर होंगे, फिर ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ठीक इसमें भी ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। कैसे? अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें कुछ इस तरीके से और इसको भी आगे बढ़ा दें और इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं तो अब देखिए ये और ये बिल्कुल समांतर हैं और इसको एक रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रश्न में हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये रहा टावर, तो इसको हम लोग मान लेते हैं टावर की ऊंचाई जो है h मीटर है। अब इन सभी बिंदुओं को नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C नाम दे देते हैं, इस बिंदु को D नाम दे देते हैं और इस बिंदु को E। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो मैंने इन प्रश्नों को अच्छे से समझाने के लिए पहले से ही हल कर दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग केवल इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज ABE में, इसमें हम लोग AB का मान निकालेंगे। तो इसमें tan वाला फार्मूला लगा देते हैं। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, 45 अंश के सामने ये भुजा हो जाएगा AE, ये लंब हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा AE बटा AB, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से। इसी फार्मूले से इतना हम लोग लिखे हैं। अब देखिए tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, AE का मान 7 है, भवन की ऊंचाई तो 7 मीटर लिख दिया बटा AB का 1 में गुणा करेंगे तो AB बराबर 7 मीटर आ गया। अब इसके बाद से देखिए जब AB का मान 7 मीटर आ गया तो इसका भी मान तो 7 मीटर होगा, EC का मान भी तो 7 ही मीटर होगा क्योंकि ये पूरा एक आयत बन रहा है।
तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अब यहाँ पे देखिए हमें बी डी का मान निकालना है, बी डी बराबर एच है, तो अगर हम लोग बी सी का मान निकाल लें और सी डी का मान निकाल लें, फिर इन दोनों को निकाल के जोड़ दें तो एच का मान आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो इसके बाद से लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर ई सी है, ए बी बराबर ई सी, तो जब ए बी का मान 7 मीटर है तो ई सी का मान भी 7 मीटर होगा, वही चीज़ है। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ई बी सी में, तो त्रिभुज ई बी सी में tan वाला फार्मूला लगाइए, कोण 45 अंश है, इसके सामने लंब बी सी हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई सी। तो ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर बी सी बटा ई सी। तो यहाँ पे बी सी बटा ई सी हो गया, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, ई सी का मान हमने निकाला है 7 मीटर। तो इस तरीके से 1 में 7 का गुणा करेंगे तो बी सी बराबर 7 मीटर आ गया, बी सी का मान 7 मीटर आ गया। अब वैसे ही सी डी का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा सी डी बटा ई सी, लंब सी डी बटा आधार ई सी। तो इसमें ई सी का मान हो जाएगा, ई सी का मान हो जाएगा 7, सी डी का मान निकल जाएगा, tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा 7 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 7√3 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमें बी सी का मान पता चल गया, सी डी का मान पता चल गया, तो लिखेंगे चूँकि एच बराबर बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बी सी बराबर 7 हो जाएगा और सी डी का मान 7√3। इनमें से 7 कामन लेंगे तो 1 + √3 आ जाएगा, √3 को पहले लिख लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो अंत में लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये चित्र अलग से बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप लोग सबसे पहले ऊपर चित्र बनाएंगे, फिर नीचे से ये सब हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको अलग इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 13वें प्रश्न में कहा जा रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि वो जो दोनों जहाज़ हैं उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक समुद्र तल बना लेते हैं। तो ये हो गया समुद्र तल, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लाइट हाउस। ये हो जाएगा लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई हमें दिया गया है 75 मीटर, तो ये हमने 75 मीटर बना लिया। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइट हाउस है इसके एक ही तरफ 2 समुद्री जहाज हैं, तो हम लोग एक यहाँ मान लेते हैं और दूसरे को यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इन दोनों जहाज़ों को, तो अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश और 45 अंश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस तरीके से मिलाते हैं और एक सीधी रेखा खींच देंगे, फिर इस जहाज से इसको भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे एक अवनमन कोण ये बनेगा इस जहाज से और दूसरा अवनमन कोण बनेगा इस जहाज से। तो यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये एक छोटा कोण होगा, तो ये छोटा कोण कितना होगा 30 अंश होगा और बड़ा कोण हो जाएगा 45 अंश। तो अब इसके बाद से देखिए एकांतर कोण के अनुसार ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये पूरा 45 अंश है तो ये भी पूरा 45 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं, इसको C, और इस बिंदु को D मान लेते हैं। यहाँ पे दोनों समुद्री जहाज है, हमें इसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लोग इसको x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र बन चुका है। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, यहाँ पे ये रहा है x मीटर। तो इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, इसमें हम लोग tan वाला फार्मूला लगाएंगे, तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा सी डी बटा बी सी। तो tan 45 अंश बराबर सी डी बटा बी सी हो गया।
अब tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, CD का मान 75 है, ये रहा लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर और बटा BC, तो BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC बराबर 75 मीटर आ गया। अब इसके बाद से इस बड़े त्रिभुज में tan वाला फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ACD में तो लंब हो जाएगा CD, आधार हो जाएगा AC, तो tan 30 अंश बराबर लंब CD बटा आधार AC। अब आधार AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। अब देखिए tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3, CD का मान हमें पता है 75 मीटर, ये हो गया 75, AB का मान यक्स हमने माना है तो ये यक्स हो जाएगा, और BC का मान हमने निकाला है 75, तो ये भी 75 रख देंगे। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो इस पूरे का 1 में गुणा करेंगे तो ये पूरा उतना ही आ जाएगा, फिर 75 का √3 में गुणा करेंगे तो 75√3 आ गया। यहाँ से 75 को पक्षांतर कर दिया तो x बराबर इतना आ गया। अब इन दोनों में से 75 कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा √3 - 1, तो अंत में लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतने मीटर है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 14 में कहा जा रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा देखती है जो कि उड़ रहा है, और ये गुब्बारा ऐसा है जो क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। क्षैतिज रेखा में उड़ने का मतलब यही है कि वो बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ता है। ये जो सीधी रेखा है वो धरती के समांतर होगा, धरती के समांतर रेखा ही क्षैतिज रेखा होता है। किसी भी क्षण मतलब समय, किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जब गुब्बारा यहाँ था तो इसके आंख से 60 अंश उन्नयन कोण था, लेकिन जब गुब्बारा यहाँ पे आ जाता है तो उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में गुब्बारा कितना दूरी तय करता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग ये चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1.2 मीटर लंबी लड़की बना लेते हैं, तो इसको हम लोग लड़की मान लेते हैं, और ये हो जाएगी भूमि। हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये गुब्बारा हो गया। तो जब गुब्बारा यहाँ पे है तो लड़की की आंख से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तो ये हो जाएगी सीधी रेखा, ये हो गया 60 अंश। लेकिन गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, यानी कि इस भूमि के समांतर, तो हम लोग ये समांतर मान लेते हैं। चलो इसको सीधी रेखा ही खींच लेते हैं। तो अब गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है, तो इस समय उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग मिला लेते हैं और ये सीधी रेखा हो जाएगी, तो ये कोण हो जाएगा 30 अंश। अब देखिए ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, इस गुब्बारे का भूमि से ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। तो गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 88.2 मीटर हो जाएगा, और चूंकि गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी 88.2 मीटर। अब हमसे इसमें पूछा यही है कि गुब्बारे द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी तय करेगा, तो इसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी। चलिए इन सभी को नाम दे देते हैं, तो इसको, इस बिंदु को A नाम दे देते हैं, ये बिंदु B हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा, इसको D मान लेते हैं, और इस बिंदु को E मान लेते हैं, और इस बिंदु को G मान लेते हैं, और इस बिंदु को F मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग H मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ACDH, ये एक आयत बन रहा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये जब AH का मान 1.2 मीटर है तो CD का मान भी 1.2 मीटर होगा। अब देखिए E और C, यानी कि CE की लंबाई हो गई 88.2 मीटर,
और सी डी की लंबाई हो गई 1.2 मीटर। तो डी ई की लंबाई कितना होगा? अगर हम लोग इस पूरे में से इतने को घटा दें तो डी ई का मान आ जाएगा। तो 88.2 में से 1.2 मीटर घटाएंगे तो ये आ जाता है 87 मीटर, यानी कि डी ई का मान हो गया 87 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक आयत बन रहा है जी ई डी एफ, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये जब 87 मीटर है तो जी एफ का मान भी कितना होगा? ये भी होगा 87 मीटर। और जी ई का मान यक्स है तो एफ डी का मान भी कितना होगा? इसका भी मान यक्स ही होगा। अब इतना लिखने के बाद चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। तो अब देखिए जो हमने ये पूरा सब कुछ लिखा है, ए एच का मान 1.2 मीटर, फिर इसके सामने हमने सी डी का मान निकाला, फिर डी ई का मान निकाला, फिर एफ डी का मान निकाला, फिर जी एफ का मान भी निकाला। तो इन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे चूँकि ए एच बराबर 1.2 मीटर ए एच का मान, और ए एच बराबर सी डी भी है, ए एच बराबर सी डी भी है, इसलिए सी डी का मान हो जाएगा, इसलिए सी डी बराबर भी हो जाएगा 1.2 मीटर। अब देखिए हम लोग इस ई सी लंबाई को लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी। तो ई डी प्लस डी सी बराबर हो गया ई सी, और ई डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ई डी का मान कैसे ज्ञात होगा? डी सी का मान रख लेते हैं, ई सी का मान रख लेते हैं। तो डी सी का मान कितना है? 1.2 मीटर। इसे सी डी कहें या फिर डी सी कहें, इसका मान 1.2 मीटर है। ई सी का मान कितना है? तो ई सी का मान 88.2 मीटर है। तो इस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 88.2 मीटर। तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ई डी का मान कितना आ जाएगा? 87 मीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई डी का मान 87 मीटर। अब इसके बाद लिखेंगे चूँकि ई डी बराबर जी एफ है, ई डी बराबर जी एफ है, इसलिए जी एफ का मान भी हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है ना। और जी ई बराबर यक्स है, जी ई बराबर एक्स है, और आपको पता है जी ई बराबर है एफ डी, इसलिए एफ डी का मान भी हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एच एफ जी में tan वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये देखिए कोण पूरा 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर लंब जी एफ बटा आधार एच एफ, तो जी एफ बटा एच एफ हो गया। अब tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 हमने रखा। जी एफ का मान 87 मीटर यहाँ पे हमने निकाला है, और एच एफ को ऐसे ही रहने देते हैं, एच एफ का मान हमें नहीं पता। तो अब यहाँ से देखिए एच एफ को हम लोग इधर गुणा कर देते हैं तो एच एफ हो जाएगा, और √3 को इधर भाग दे देते हैं, तो एच एफ का मान आ जाएगा 87 बटे √3। अब देखिए इस हम लोग रूट वाले मान को हटाना चाहते हैं, तो √3 से अंश में गुणा करेंगे, फिर हर में गुणा करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो 87 √3 हो गया, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो 29 √3 मीटर आ गया। तो इस तरीके से एच एफ का मान हमें मिल गया 29 √3, इस एच एफ का मान निकल गया। अब हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज में एच डी ई में tan वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे कोण 30 अंश है, और लंब हो जाएगा ई डी, आधार हो जाएगा एच डी। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा ई डी बटा एच डी, लंब ई डी बटा आधार एच डी। तो tan 30 अंश को ऐसे रहने देते हैं, ई डी को भी ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए एच डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एच डी को हम लोग लिख सकते हैं एच एफ प्लस एफ डी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, tan 30 अंश का मान रख लेते हैं, तो 1 बटा √3 हो जाएगा। ई डी का मान हमने निकाला है, ई डी का मान 87 मीटर है, तो ये हमने 87 रख लिया। और एच एफ का मान अभी हमने हल किया है, कितना आया था? तो एच एफ का मान हमने हल करके लाया था 29 √3 मीटर, तो इसको भी हम लोग रख लेते हैं। और एफ डी का मान हम लोग रख लेते हैं एक्स, यहाँ पे ये एफ डी रहा, तो इसको हम लोग एक्स रख लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 29 √3 प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो पूरा इतना ही आ जाएगा, √3 का इसमें गुणा करेंगे तो 87 √3 आ गया। अब यहाँ से यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये घटाने के बाद यक्स बराबर आता है 58 √3 मीटर। तो हमने यक्स को माना था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए हम लोग इस प्रश्न के अंत में लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो प्रश्न 15 में कहा जा रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग मतलब सड़क और पाद मतलब मीनार का सबसे निचला हिस्सा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें कहा जा रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। तो ये हम लोग एक सीधा राजमार्ग बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। तो मीनार का ये पाद हो जाएगा और यहाँ तक एक सड़क आता है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि इस शिखर पर मीनार के शिखर पर एक आदमी है। तो ये आदमी यहाँ पे एक कार को देखता है। तो इस कार को देखने में अवनमन कोण 30 अंश है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग सीधा मिला देते हैं। तो ये जो कोण है ये है 30 अंश, ठीक है। और 6 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि वो यहाँ पे आ जाता है 6 सेकंड बाद। तो इस समय अवनमन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी कि अब ये पूरा कोण हो जाएगा 60 अंश। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में समय कितना लगा, समय लगा 6 सेकंड। तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है यहाँ से लेकर इस मीनार के पाद तक जो कार है वो आने में कितना समय लेगी, ठीक है। और जो कार है वो बिल्कुल एक समान चाल से चल रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आप लोग देखिए ये सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, ये दोनों समांतर हैं। और ये रेखा हम लोग मान लेते हैं कि ये काट रही है दोनों समांतर रेखाओं को। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण, ये 30 अंश हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग माने कि ये रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण होगा। तो इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद से हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि डी से सी तक आने में कार कितना समय लेती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कोण 60 अंश है। तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर BC बटा DC। BC बटा DC लिखें या फिर CD लिखें। तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान √3 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 लिख लेते हैं। फिर BC बटा CD, तो यहाँ से CD का इधर हम लोग गुणा कर देंगे, √3 इधर भाग दे देंगे। तो CD बराबर हो जाएगा BC बटा √3, इतना आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में लंब BC हो जाएगा, आधार AC हो जाएगा। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर BC बटा AC। tan 30 अंश को ऐसे रहने देते हैं, BC को भी ऐसे रहने देते हैं। अब AC को हम लोग इतना लिख सकते हैं, देखिए AC को लिख सकते हैं AD प्लस DC। तो AD प्लस DC हमने लिख लिया। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है, ये लिख लिया। BC को ऐसे लिख लेते हैं, फिर AD प्लस DC। अब AD प्लस DC का 1 में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर BC का √3 में गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग AD का मान निकाल लेते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा BC √3 और DC को इधर हमने भेज दिया इधर पक्षांतर में। अब यहाँ पे हम लोग DC का मान, यहाँ पे देखिए CD या फिर DC का है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे CD बराबर BC बटा √3 है, तो यही मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो BC √3 हो गया, फिर DC की जगह हमने इतना रख दिया, तो ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो √3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से AD बराबर आ जाएगा 3BC माइनस BC बटा √3। तो 3BC में से 1 BC घटेगा तो ये आ जाएगा 2BC। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए AD बराबर आ गया 2BC अपान √3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ से पता है कि BC बटा √3 CD के बराबर है, तो वही लिखेंगे हम लोग। चूँकि BC बटा √3 बराबर CD है, इसलिए
AD बराबर हो जाएगा 2 इंटू इस BC/√3 की जगह हम लोग CD रख देंगे। तो इस तरीके से AD बराबर 2 CD आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग AD दूरी के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे AD दूरी के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो चूंकि A से लेकर D तक आने में कार 6 सेकंड का समय लेती है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे समय की जगह। और दूरी तो आपको पता है AD दूरी हो जाएगा, और चाल हमने माना है यक्स, तो ये यक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यक्स का इधर गुणा कर देंगे तो ये 6 यक्स हो जाएगा। और AD बराबर हमने निकाला है 2 CD, तो इस AD की जगह हम लोग 2 CD लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए 2 से हम लोग इधर भाग देंगे तो 2 × 6 होगा, यानी कि CD बराबर 3x आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने CD का मान निकाल लिया 3x। अब इसके बाद से लिखेंगे कि CD दूरी के लिए, यानी CD दूरी के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फार्मूला लिखते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी CD बटा चाल यक्स। चाल यक्स इसलिए क्योंकि ये पूरे एक समान चाल से तय कर रहा है, तो AD दूरी के लिए जो चाल होगा वही DC दूरी के लिए भी चाल होगा। तो यहाँ पे चाल हमने यक्स रख लिया। अब CD का मान हमने निकाला है 3x, तो CD बराबर हमने यहाँ पे 3x रख दिया। तो यहाँ से यक्स से यक्स कट गया और ये 3 आ गया, यानी कि समय D से लेकर C तक समय कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग अंत में लिखेंगे, अतः बिंदु D से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न 16 में कहा जा रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरक कोण क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो यदि दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं, यानी वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो कोण दिया गया है 10 अंश और 80 अंश, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों का योग करने पर कितना आता है, 90 अंश आता है। ठीक वैसे ही 30 अंश और 60 अंश ये भी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इन दोनों का योग भी 90 अंश आता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया कि पूरक कोण किसे कहते हैं, लेकिन अगर हमें पूरक कोण को मानना हो तो कैसे मानेंगे। तो पूरक कोण को इस तरीके से माना जाता है, एक कोण को थीटा माना जाता है और दूसरे कोण को 90 अंश माइनस थीटा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरक कोण को मानने का तरीका। यानी कि अगर थीटा की जगह हम लोग मान लेते हैं 10 अंश है, ठीक है। अगर थीटा की जगह हम लोग मान लेते हैं 10 अंश है तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 80 अंश हो जाएगा। क्योंकि अगर थीटा की जगह 10 अंश रखेंगे तो 90 अंश माइनस 10 अंश ये घटने के बाद आ जाता है 80 अंश, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं कि चूंकि दो कोणों का योग पूरक कोण होता है तो इन दोनों का योग भी हमारे पास होना चाहिए 90 अंश। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो 0 थीटा हो गया, फिर प्लस 90 अंश माइनस थीटा हो गया। अब इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा 90 अंश। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हम लोग यहाँ पे ये मीनार बना देते हैं और ये हम लोग सीधी रेखा बना लेते हैं और हम लोग ये मान लेते हैं इस मीनार के आधार से एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो चूंकि पहला जो है 4 मीटर की दूरी पर है पहला बिंदु, तो ये हमने मान लिया 4 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है। और ये जो दूसरा बिंदु है ये 9 मीटर की दूरी पर है, तो ये हमने 9 मीटर मान लिया, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 9 मीटर दूरी है। तो ये इन बिंदुओं को हम लोग इस मीनार के शिखर से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। तो चूंकि ये कोण और ये कोण ये दोनों पूरक कोण हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पूरक कोणों को किससे माना जाता है,
एक को थीटा माना जाता है, दूसरे को 90 अंश माइनस थीटा माना जाता है। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 90 अंश माइनस थीटा। या फिर आप लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको आप लोग थीटा मान सकते हैं, इसको 90 अंश माइनस थीटा मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। तो ये ए हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं, इस बिंदु को सी मान लेते हैं और इस बिंदु को डी मान लेते हैं। और ए डी जो होगा मीनार होगा, तो इसको हम लोग एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 अंश माइनस थीटा है, लंब एच हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 अंश माइनस थीटा। चूँकि ये 90 अंश माइनस थीटा पूरा कोण है, तो हम लोग कोण की जगह इतना रखा है। तो tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h/4, लंब h बटा आधार 4। अब यहाँ से देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। आपने वो फार्मूला पढ़ा ही है, tan 90 अंश माइनस ए बराबर कोट ए होता है। तो ए की जगह थीटा है, इसलिए यहाँ पे कोट ए की जगह कोट थीटा हो गया। तो कोट थीटा बराबर h/4 हो गया। अब आपको पता है कोट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे कोट थीटा की जगह इतना रख लिया। अब इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से tan थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो चूँकि हम लोग दोनों पक्षों को उल्टा अगर करेंगे, यानी कि 1/tan थीटा को लिखेंगे tan थीटा बटा 1 और h/4 को लिखेंगे 4/h। ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/8, इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको उलट कर दें, यानी कि 2/1 कर दें और इसको भी उलट कर दें 8/4, तब भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, इन दोनों को उलट कर दिया है एक समान। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/h। या फिर आप tan थीटा का मान इसमें गुणा करके भी निकाल सकते हैं। ये बस tan थीटा का मान निकालने के लिए इस तरीके से उल्टा किया गया है। तो tan थीटा का मान आ गया 4/h। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण थीटा हो जाएगा, लंब h हो जाएगा, आधार पूरा बी डी हो जाएगा, यानी 9 मीटर। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h/9। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा का मान हमने यहाँ निकाला है 4/h, तो इसके जगह हम लोग रख लेते हैं 4/h। अब यहाँ पे देखिए h का h में गुणा करेंगे तो h² हो जाएगा, 9 चौको 36 हो गया। तो यहाँ से h वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, आगे प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ से h बराबर प्लस माइनस 6 आ गया, यानी कि h का मान 6 भी आ गया और h का मान -6 भी आ गया। तो चूँकि h हमने मीनार की ऊंचाई माना है, तो मीनार की ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये अमान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस तरीके से ये पांचों क्वेश्चन हल हो गए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसको आप इस छोटे कोष्ठक में लिख करके कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही सरल तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।